कोनिचिवा ओटाकुस, कैन इज हियर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क के फाइनल एपिसोड में, जो होपफुली सीजन 3 का पहला आर्क है। तो यूता और यूजी के इस डिसिसिव बैटल का परिणाम क्या होगा, आज इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। लेट्स होप कि सब कुछ पॉजिटिवली चले। तो बिना देर किए लेट्स बिगिन। चोसो के ये कहने के बाद कि वो 10 सिबलिंग्स में सबसे बड़ा है, नाओया ये क्लैरिफाई करता है कि वो ये सब नहीं पूछ रहा, बल्कि वो चोसो के कर्स टेक्निक एंड टफनेस के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद नाओया तुरंत चोसो के नज़र से गायब हो जाता है। चोसो अपने बगल में किसी ब्लर सा चीज़ देखता है और उसके तरफ मुड़ता है, जो ऑफ कोर्स नाओया था। नाओया रियलाइज़ करता है कि चोसो अपने आंखों पे फ्लोइंग रेड स्केल्स से शार्पनेस बढ़ा रहा है ताकि वो नाओया के रफ्तार का सामना कर सके। हालांकि नाओया आसानी से चोसो के बीच से हमला करके उसके काउंटर का मुकाबला करता है और कहता है कि उसे ये सब पता था। इससे चोसो के चोट बहुत गहरे हो जाते हैं और उससे खून निकलते हैं। नाओया फिर कहने लगता है, तुमसे लड़ना बेकार है, मुझे लगता है कि मुझे ये चाकू यूज़ करना चाहिए। तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन है, सो ब्लीडिंग को रोकना तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, पर उस पर ध्यान रख के तुम कितनी देर मेरे आगे टिकोगे। ऑनेस्टली किसी सॉर्करर को ऐसे हथियार लेकर यूँ घूमना शोभा नहीं देता। प्लीज़ क्या तुम ये बात सीक्रेट रखोगे? पर ऐसे कई सॉर्करर्स हथियारों पर निर्भर होते हैं। मेरे बड़े भाई अपने हथियारों को ऐसे शो ऑफ करते हैं कि मुझे पैथेटिक लगता है। मुझे हंसी आता है कि वो लोग कैसे तोजी के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। देन जैसे ही चोसो को पता चलता है कि नाओया अपने भाइयों से नफरत करता है, नाओया कहता है कि ऐसे बड़े भाई जो अपने छोटे भाइयों से कमज़ोर है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। इस पे चोसो जवाब देता है कि नाओया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शायद उन लोगों के वजह से ही आज नाओया यहाँ पे खड़ा है। ये बात नाओया को पसंद नहीं आता और उसे दिल पे लगता है। इसके बाद चोसो कहने लगता है, भले ही वह सुपीरियर हो या इन्फीरियर हो, बड़े भाई रोल मॉडल्स होते हैं और अपने छोटे भाइयों को उन गलतियों से बचाने का मौका देता है जो उन्होंने खुद किया है। अगर मैं सही रास्ता चुनूं तो मेरे छोटे भाई भी मुझे फॉलो करेंगे। क्या पता तुम इसलिए स्ट्रांग हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई वीक थे। तुमने मेरे टफनेस के बारे में पूछा ही है तो चलो मैं बता ही देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, सो मुझे अपनी गलतियाँ खुद बनाने पड़े। पर चाहे जो भी हो, मैं अपने छोटे भाइयों से आगे चलता रहूँगा, इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ। इसके बाद चोसो के खून उसके पैरों से होकर उससे दूर बहने लगते हैं। पीछे हटकर नाओया हैरान रहता है कि इतने ब्लड लॉस के बाद भी ये जिंदा कैसे है। ऐसा कहा जाता है कि डेथ पेंटिंग्स में कर्स स्पिरिट्स और इंसानों का खून मिक्स्ड होता है। ये उन्हें ब्लड लॉस से मरने नहीं देता, क्योंकि ये कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऐसा ही केस चोसो के साथ भी है। सो चोसो ब्लड का एक वॉल खड़ा करता है और नाओया को फटकाता है। तभी खून से एक स्लो स्लाइसिंग एक्सॉर्सिज्म अटैक आने लगता है, पर नाओया आसानी से उसको नीचे झुकाकर डॉज करता है। अटैक के स्लो स्पीड को देखकर नाओया सोचने लगता है कि शायद चोसो इन्हें ब्लड लॉस के बाद मर रहा है। हालांकि अचानक लेफ्ट साइड से चोसो आ जाता है और एक पियर्सिंग ब्लड शॉट से हमला करता है। नाओया इसे बेयरली डॉज कर पाता है क्योंकि इसका टच करना भी उसे बहुत भारी पड़ सकता है। तभी नाओया के पीछे से चोसो का एक तेजी सा किक आने लगता है, जिसे वो बेयरली डॉज करता है। नाओया अपने पैरों को भारी फील करने लगता है, जो शायद ब्लड की वजह से ही हो सकता है। जैसे ही ब्लड उसके चारों ओर मंडराता है, चोसो फिर से अपने पियर्सिंग ब्लड को तैयार करता है और नाओया को कहता है, इट्स चेकमेट। नाओया कॉन्फिडेंस के साथ चोसो को आगे बढ़ने कहता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो सब संभाल लेगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो हैरान रहता है क्योंकि चोसो अटैक कर ही नहीं रहा। जिस अटैक को चोसो अब यूज़ करेगा, ये उसने 150 साल पहले खुद बनाया था, जब वो अपने टेक्निक्स को सुधार रहा था। और फाइनली चोसो एक सुपरनोवा अटैक करता है, जिससे खून का एक बड़ा सा गोला कई दिशाओं से शूट करता है और नाओया के बॉडी पर हमला करता है। चोसो कहता है कि वो समझ सकता है कि नाओया अपने भाइयों को पसंद नहीं करता। तभी हम लोग देखते हैं कि चोसो के पीछे से वहाँ यूता एंट्री मारता है, वो भी यूजी के बेहोश बॉडी को घसीटते हुए। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूजी मर चुका है?
और इससे पहले कि छूसो कुछ कर पाए, यूता उसके चेहरे पर जोर का हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो नाओया के हालत को देखकर कहता है कि नाओया घायल लग रहा है। नाओया बहुत घायल होता है कि उसे खून की उल्टी आने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या जहर? क्या ब्लड मैनिपुलेशन ऐसा कर सकता है? नहीं, ये किसी कर्स टेक्निक का इफेक्ट हो ही नहीं सकता। उसके पास बहुत खून थे, पर वो इंसान हो ही नहीं सकता। वो बेशक खुद एक कर्स था। मेरा शरीर इस नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद यूता नाओया से पूछता है कि क्यों ना वो उसे अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर दे, पर इसके बदले नाओया को यूजी इतादोरी के मौत का खबर अपने सुपीरियर्स तक पहुंचाना होगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां एक जीन नाम का आदमी एक बच्चे को पकड़े हुए अपने पिता से कहता है कि अगर वो उस लड़की के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो यहाँ से चले जाए। एंड गाइस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जीन नाम के आदमी थे यूजी के डैड, और ये बच्चा यूजी ही है। और जीन के डैड है यूजी के ग्रैंडपा यानी वासुके। इसके बाद वासुके कहने लगते हैं कि जिन अपना ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता है, और अगर वो उस लड़की को ना छोड़े तो वो मारा जाएगा। जिन फिर अपने डैड वासुके से कहता है कि वो ऐसी बातें यूजी के सामने ना कहे, एज बच्चे बातों को बड़ों से भी ज़्यादा क्लियरली याद रखते हैं। तभी गुस्से में यूजी के दादाजी यानी वासुके कहते हैं कि वो जानते हैं कि जिन को काओरी के साथ एक बच्चा चाहिए था, पर इससे पहले कि वासुके काओरी के डेथ के बारे में कुछ कह सके, वहाँ यूजी की मॉम आ जाती है जिसके माथे पे पूरे स्टिचेस भरे पड़े थे, और वो अपने फादर इन लॉ से पूछती है कि वो ये सब क्या कह रहे हैं। एंड गाइस, यही महिला थी काओरी इतादोरी, जो एक्चुअली मर चुकी है। तो फिर काओरी के शरीर में ये कौन है और उसके हेड में गेतो के जैसे स्टिचेस क्यों हैं? जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये केंजाकू है जिसने यूजी के मॉम के बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट के सीन को, जहाँ यूजी अचानक आंखें खोलता है और उसके सामने यूता बैठा होता है। यूजी सरप्राइज था कि वो मरा क्यों नहीं। यूता मुस्कुराते हुए कहता है कि गोजो सितंबर के आसपास उससे मिलने आया था और उसे यूजी का ख्याल रखने का जिम्मेदारी सौंपा था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ गोजो यूता से कहता हूँ कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो यूता फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स वालों का ख्याल रखे। यूता को लगता है कि कहीं गोजो को कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई, क्योंकि इसके अलावा उसके साथ और क्या ही हो सकता है। पर गोजो कहता है कि यूता स्पेशली फर्स्ट ईयर के यूजी इतादोरी का ध्यान रखना चाहिए, जिसे यूता के तरह ही एग्जीक्यूट करे जाने वाला था। इसके बाद गोजो मिगुएल के बारे में पूछता है, जिस पे यूता जवाब देता है कि मिगुएल गोजो को देखना नहीं चाहता। मीनवाइल प्रेजेंट में यूता यूजी से कहने लगता है, जुजुत्सु हायरअप्स के आगे मैंने ऐसा एक्ट किया कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, जिससे मुझे तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बना दिया जाए और हायरअप्स के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता करने में मुझे आसानी हो। पर वो लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं, सो इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए निकल पड़ा ताकि वो लोग मुझे अप्रूव करें, और फिर मैंने तुम्हें मार दिया और इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इसके बाद यूजी पूछता है कि वो ज़िंदा कैसे है, जिस पे यूता जवाब देता है कि जैसे ही यूजी का हार्ट रुक गया, यूता ने तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील किया। बहुत लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसा कर सकता है, पर उसे विश्वास था कि ये यूजी पे काम ज़रूर करेगा। यूता ये भी कहता है कि क्योंकि ये यूजी के डेथ सेंटेंस का दूसरा बार है, हायरअप्स को सच्चाई कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, और तब तक उसका डेथ सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। यूजी पूछता है कि यूता उसके लिए इतना ये सब क्यों कर रहा है। इस पे यूता जवाब देता है कि यूजी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूता के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यूता ये भी कहता है कि उसके पास भी ऐसा खतरनाक पावर था, सो वो यूजी को समझ सकता है। तभी वह एंट्री मारता है मेगुमी, जो यूजी को अपने साथ जुजुत्सु हाई चलने कहता है। मेगुमी कहता है कि स्कूल का बैरियर कमज़ोर हो रहा है, सो जब तक कोई यूजी के चेहरे को डायरेक्ट ना देखे वो वहाँ सुरक्षित लौट सकता है और वो दोनों बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पर यूजी मेगुमी पर चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा एक्ट ना करे कि कुछ हुआ ही नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। ये सब सुनकर यूता सोचने लगता है कि यूजी खुद अनश्योर है कि वो जीना डिज़र्व करता है या नहीं, और इसी वजह से उन दोनों की लड़ाई में भी यूजी ने अपना पूरा जोर नहीं दिया।
यूजी फिर से चिल्लाने लगता है कि उसके वजह से कई लोगों को मरना पड़ा, जिस पे मेगुमी उसे एहसास दिलाता है कि ये सिर्फ उसका खुद का गलती नहीं बल्कि उन सभी का गलती है। सो यूजी सेल्फिश ना बनकर अकेले हार ना माने। यूजी को पता था कि मेगुमी ऐसा ही कुछ कहेगा। एंड देन मेगुमी शांत होकर उसे समझाता है कि वो लोग सुपर हीरोज थोड़ी ना है कि वो लोग जस्टिस के लिए लड़े, बल्कि वो लोग तो जुजुत्सु सोर्सरर्स है। सिंस उन्हें जज नहीं किया जा सकता, उन्हें ये दूसरों को साबित करते रहना होगा कि वो लोग जीने के लायक हैं। उन्हें कई सारे लोगों को बचाना बाकी है, सो वो अपने बारे में ऐसे सोच नहीं सकते। और यही यूजी का मोटिव होना चाहिए। बट मन में यूजी कहने लगता है कि जब तक वो उसके साथ रहेगा, मेगुमी हमेशा तड़पता रहेगा। इसके बाद मेगुमी कहने लगता है, तो शुरुआत तुम मुझे बचाने के साथ करो यूजी इतादोरी। नोरुतोशी कामो ने कर्ज यूजर्स के लिए एक कलिंग गेम रचा है और सुमी की वहाँ फंसी हुई है। सो मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। सो मेगुमी के बताए इस कलिंग गेम के 8 रूल्स है। रूल नंबर 1, प्लेयर्स को अपने कर्ज टेक्निक के अवेकन होने के 19 दिनों के अंदर ही किसी भी एक बैरियर में पार्टिसिपेट करने होंगे। रूल नंबर 2, जो प्लेयर रूल नंबर 1 को वायलेट करता है उसका कर्ज टेक्निक हटा दिया जाता है। रूल नंबर 3, अगर कोई नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर घुस जाता है तो उसे भी पार्टिसिपेट करना होगा। रूल नंबर 4, पॉइंट्स अन्य प्लेयर्स को मारकर ही पाए जाएंगे। रूल नंबर 5, ये गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेयर कितने पॉइंट्स का है। इन जनरल एक सॉर्करर को मारने पर 5 पॉइंट्स और नॉन सॉर्करर पर 1 पॉइंट। रूल नंबर 6, अगर कोई प्लेयर किसी न्यू रूल को लाना चाहे तो 100 पॉइंट्स खर्च करके ही कर सकता है। रूल नंबर 7, प्लेयर्स के द्वारा ऐड किए गए नए रूल का गेम के ऊपर कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 8, अगर किसी प्लेयर का स्कोर 19 दिनों तक सेम ही रहे तो उसका कर्ज टेक्निक भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये कलिंग गेम आखिरकार है क्या और इसके अंदर ऐसा क्या गहरी राज और सच्चाई छुपा है, ये सब तो हमें अपकमिंग आर्क्स में ही पता चलेगा। एंड इसी के साथ हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, जो होपफुली सीजन 3 का पहला आर्क होने वाला है। इसका नेक्स्ट आर्क यानी परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और कलिंग गेम के और बढ़ते चलेंगे। तो आपको ये आर्क कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर करें। एंड अगर आप कैन एक्सप्लेन्स पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या।